हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के 2017 से 2015 तक पिछले 3 वर्षों के उपन्यास खंड के प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने 2022 से 2016 तक के प्रश्नों पर चर्चा कर चुकी थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। इसका पहले सिलेबस देखते हैं। इसमें सिलेबस है हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1 में ये है आपका। इसके सिलेबस हैं उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र यशपाल रेणु और विष्णु साहनी। ये आपके इधर पेपर 2 है, उसमें आपके 4 उपन्यास लगा हुआ है, गोदान, दिव्या, मैलांचल और महाभोज। नेक्स्ट, इस स्लाइड में हम 2017 से 2015 तक के सिलेबस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2017 और 16 में बहुत कम सवाल बनाए गए। एक एक सवाल बटा है। जो 2017 का सवाल है, मैलांचल के महत्व पर प्रकाश डाल रही है। 2016 में है प्रेमचंद के उपन्यासों में अभिव्यक्त यथार्थवाद। और झूठा सच महाकाव्योचित औदात्य से संपन्न उपन्यास है। ये सवाल है, एक एक साल पूछा गया है। प्रश्न पत्र 2 के सवाल है, जो आप एक नज़र में देख लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये 2017 के सवाल हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र 1 का सवाल है, मैलांचल के महत्व पर प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि रेणु का यह उपन्यास मैलांचल अपने आंचलिक उपन्यास के लिए फेमस है। इसके पहले भी कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए, पर वह इसके जितना फेमस नहीं हो पाया। इसके पीछे का इसके आंचलिक होने का बड़ा कारण यह है कि इस उपन्यास में कोई भी पात्र प्रमुख बनकर नहीं उभरा है। इसमें प्रमुख जो केंद्र में है वह पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज एक गांव है। उसके केंद्र में रखकर उस मेरीगंज में रहने वाले लोग, वहां आने और उस वहां से जाने वाले लोग, उस गांव से जो भी संबंधित लोग हैं, वही इस कथा के केंद्र में है। तो मुख्य रूप से गांव के लोगों की भाषा को उसी रूप में कहलवाना इस उपन्यास की एक और बड़ी विशेषता है। जैसे गांव के लोग बोलते हैं, स्टेशन के लिए शब्द है टीशन, वाइस चेयरमैन के लिए भैंस चेयरमैन, रायबरेली उनको नहीं बोलना आता, तो उसके लिए इस उपन्यास में लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से कचराही, उन्होंने रेणु ने कहा है कि जो हमारी मेरी भाषा है कचराही भाषा में उसने। उसके अलावा इस उपन्यास में वहाँ जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर टिप्पणी है, टीका टिप्पणी है, किस तरह से लोग रहते हैं, किस गरीबी के बद से बदतर हालात को भी इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया गया है। और इसमें राजनीति भी है कि 1942 मतलब गांव इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी खबर भी एक बेदार खबर की तरह यहाँ पे पहुंचती है। और इसके अलावा स्त्री पुरुष के मुक्त संबंधों पर भी इसमें चर्चा हुई है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, प्रश्न पत्र 2 में जो सवाल है, मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव में कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। यह उदाहरण है मैलांचल से संकलित है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत है, जो अपने सहकर्मी है ममता, जो उसके साथ पढ़ाई किया है, उससे वह कह रहा है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो शहर में रहकर बहुत पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि मैं गांव में जाकर गांव के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं
और यह कथन उस समय के है जब डॉक्टर प्रशांत है जो जेल से छूट कर आ गए हैं और उन्हें पता है कि कमली उनके बिन ब्याही उनके बच्चे की माँ बन गई है। और जो तहसीलदार साहब हैं जो उस रिश्ते को गुप्त विवाह का नाम देकर गांव में इस खबर को फैला देते हैं और डॉक्टर प्रशांत है जो फिर उसी गांव में रहने का फैसला करता है। तो ये कथन उसी के समय का है। तो नेक्स्ट जो आपका सवाल है, आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन जल का पात्र है, आवेग उसमें बुदबुदा मात्र है। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है। यह कथन है जो दिव्या, जो आपका यशपाल का उपन्यास दिव्या जो हमारे सिलेबस में लगा उससे लिया गया है। इसमें जो पृथुसेन का पिता है श्रेष्ठी प्रेस, वह अपने पुत्र पृथुसेन को समझा रहा है क्योंकि जो वो दिव्या से प्रेमासक्त है और उस आवेग के कारण ही दिव्या है जो बिन ब्याही गर्भ धारण कर चुकी है पृथुसेन से। तो और यहाँ जो प्रेस है अपने पिता को प्रेस है जो अपने पुत्र को इसलिए समझा रहा है कि वह दिव्या को छोड़े और वह अपने जिंदगी में आगे बढ़े। दिव्या जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे और वो आवेग है यानी जो क्षणिक आकर्षण है, प्यार है, उसका जो वास्तविक जिंदगी उससे कोई लेना देना नहीं है। और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट है, यदि कृषक जीवन की समस्या उस समय के भारत की मुख्य समस्या थी, इसलिए गोदान में कृषक जीवन की ट्रेजेडी का आख्यान मानव युगीन समस्याओं का प्रतिनिधित्व आख्यान है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 20 नंबर के सवाल है। ये जो आपकी व्याख्या वाला है वो 10 नंबर के सवाल होते हैं। रामविलास शर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि गोदान की गति धीमी है, फुरी के जीवन की गति की तरह ही। यहाँ सैलाब का वेग नहीं है, लहरों के थपेड़े नहीं हैं। यहाँ ऊपर से शांत दिखने वाली नदी भांवरे ही जो भीतर ही भीतर मनुष्य को डुबो कर तलहट्टी से लगा देती है और दूसरों को वह तभी दिखाई देता है जब उसकी लाश ऊपर बहने लगती है। तो इसके माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करने शर्मा जी की एक किसान है जो किस हद तक मतलब वो अपने जिंदगी में परेशान है, लेकिन वह आम आदमी को तो दिखाई देगा नहीं। और इस गोदान की जो ट्रेजिडी का मतलब होता है एक ऐसी त्रासदी जो पाठकों के सहानुभूति बटोर सके। उसकी जब कथा पढ़ी सुनी जाए तो वह पाठक के हृदय में एकदम से बैठ जाए। और यहाँ जो होरी है, होरी समस्त किसान का प्रतीक है। होरी कर्ज से किस कदर दबा हुआ है और इस कदर वह कर्ज को छुड़ाना चाहता है। उसकी एक ही इच्छा है कि वह अपना मर्यादा से जिए, समाज में उसकी जो थोड़ी बहुत जिस इज्जत और मर्यादा को वह ढोए चलता है उसे भी वह ढो नहीं पाता, क्योंकि जिस खेत को वह मर्याद समझता है उसको बजाने के चक्कर में ही वह अपनी छोटी बेटी रूपा की शादी अपने उम्र यानी अधेड़ उम्र के राम सेवक से कर देता है। तो इसमें एक कथन है, इस फसल में सब खलिहान में तौल देने पर भी अभी तक उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे।
मंगरू शाह से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने थे। दादा दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो खोद कर चोर ले गए। इस 3 वर्षों में 300 हो गया। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान लगा रखी थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। तो क्या आप देख रहे हैं कि एक किसान से 30 रुपये की जगह 100 रुपये की वसूली की जा रही है। तो वो, और जो अंत में होता भी यही है कि जो नोखे राम है वह गन्ने कंपनी के मालिक से मिलकर होरी का ऊख है, ऊख वह इसलिए बोता है ताकि वो सारे कर्जों से निजात पा सके। और वह कड़ी मेहनत के बाद ऊख उगाता है, परंतु वह खलिहान से ही, ये नोखेराम जैसे लोग जो सूद लगाने वाले, वो उसके खलिहान से ही वो सारे गन्ने उठवा लेते हैं, और इस तरह वह कर्ज के तले दबा ही रह जाता है। यहाँ पे एक कथन है, अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी में जरूरी नहीं कि ये आवश्यक नहीं है कि नायक की मृत्यु हो, और शेक्सपियर का मानना है कि नहीं, नायक की मृत्यु उनके यहाँ जो उनके नाटक है, उनके यहाँ उनकी मृत्यु, जो नायक है या महानायक है, उसकी मृत्यु हो ही जाती है। यहाँ पे एक जो मर्म भेदी एक स्टेटमेंट है गोदा होरी का, वो कहता है, वही यहाँ उपन्यास के प्रारंभ में ही इसकी चर्चा है। 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पावेगी धनिया, यानी कि गोदान होरी है, और जब 30, 32, 35 साल का है, उसी समय उसे पता है कि हम 60 तक तो जिएंगे ही नहीं, इतने कर्ज और इतना टेंशन लेकर आदमी कैसे जी सकता है। और धनिया सोचती है कि धनिया भी अंत में, उपन्यास के अंत में दिखाया गया कि वह सोचती है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलवा लेती, और इससे है जो अपने पति को थोड़ा दिखा लेती। उसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है, मैलांचल में अभिव्यक्त स्त्री पुरुष संबंध एक नवीन मुक्ति के पक्ष में है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तार्किक व्याख्या कीजिए। 15 नंबर। इस पे यद्यपि इस उपन्यास में कई रिश्ते उन्मुक्त रूप से नजर आते हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो डॉक्टर प्रशांत और तहसीलदार साहब की बेटी कमली का है। डॉक्टर प्रशांत पटना से मेरीगंज में मलेरिया के ऊपर रिसर्च करने आया हुआ है, और वह गांव के लोगों को का इलाज भी करता है, और इलाज के क्रम में ही वह कमली से मिलता है, जो तहसीलदार साहब की बेटी है, और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और कमली प्रशांत के बच्चे की बिन ब्याही माँ बन जाती है, और उसकी चरम परिणति होती है, जिसके कारण उपन्यास का नाम मैलांचल रखा जाता है। उसकी माँ कहती है, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, रेणु दिखाते हैं कमली की कुमारी माँ बनते ही समाज की नजर में उसका आंचल मैला हो गया। उसकी अपनी माँ ही उसकी अवस्था पर कहती है, यह क्या रे अभागी हतभागिन, आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। रेणु ने कमली और प्रशांत के चरित्र और प्रेम संबंध के माध्यम से मुक्त स्त्री पुरुष को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इसके अलावे जो महंत सेवादास हैं, वह एक बहुत कम उम्र की लड़की लक्ष्मी को एक दासी के रूप में रखते हैं, तो वहाँ उनके संबंध है, ये मुक्त संबंध। उसके अलावा एक चरखा सेंटर, कांग्रेस एक चरखा सेंटर खोलता है, उसकी मिस्टरनी है मंगला देवी, वह भी कालीचरण के साथ रहती बिन ब्याह। मतलब ये सब ऐसे हैं जिनकी शादी तो नहीं हुई है बट साथ में रहते हैं। ममता और प्रशांत है। ममता डॉक्टर प्रशांत की सहकर्मी है, और वह प्रशांत को पसंद भी करती है, परंतु बाद में हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्रशांत
प्रशांत कमली से विवाह कर लेता और फिर ममता अपना एकाकी जीवन में ही मस्त रहती है। उसके अलावा बलदेव और लक्ष्मी, लक्ष्मी की कथा, मंगला और काली चटनी, ये सब कथा। इसके अलावा खलासी बाबू और फुलिया है एक, जिसमें फुलिया के कई रिश्ते उसके 2-3 लोगों से रिश्ते होते हैं। तो इसके जो स्त्री पात्र हैं वो खुलकर अपनी यौनिक अपनी यौन लाइफ में, जिंदगी में स्वतंत्र है। नेक्स्ट सवाल है, महाभोज स्वतंत्र उत्तर भारतीय राजनीति की विकृति के पर्दाफाश का ज्वलंत दस्तावेज है, तर्क एवं उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये सवाल 2016 में भी पूछा गया, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी चर्चा करेंगे। 2016 में, ये है 2016 के सवाल। इसमें देखिए, जो पहला सवाल पूछा गया है, प्रेमचंद के उपन्यास में अभिव्यक्त यथार्थवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इनका यथार्थवाद तो सबसे अधिक आपको ये गोदान में ही मिलता है, जिसमें किसानों के यथार्थ को उन्होंने कितना मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा गोदान में ही उन्होंने स्त्री पुरुष के शोषण के संबंध में भी उन्होंने कलम चलाई है। जैसे मारपीट की घटना होरी और धनिया के बीच में होती है। उसका भाई हीरा है, हीरा वह भी अपनी पत्नी को मारता पीटता है। गोबर भी अपनी पत्नी जो झुनिया है उसके साथ मारपीट करता है। तो लगभग सारे पुरुष पात्र हैं वो महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसको शोषण करते हैं। तो इसको भी उन्होंने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा उनका उपन्यास है गबन, जिसमें जो पात्र है उसको गहनों के प्रति जो बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसके कारण कैसे उसका पति भ्रष्टाचार करने लगता है, और जब उसको जेल हो जाता है तो उसकी पत्नी फिर उस चंद्रहार को बेचकर उसे छुड़ाती है। तो ये सब अथार्थिक उन्होंने दिखाने का प्रयास। इसके अलावा रंगभूमि का जो सूरदास है वह अपनी पुरखों की जमीन छुड़ाने के लिए उपन्यास में अंत तक संघर्ष करता है, और तो ये भी एक यथार्थ है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2 है खंड का। इसमें सवाल है, ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपये आ जाएं गाय ले लेना। 30 रुपये का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे, और 3-4 साल तक ना दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही कह रहा है कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। ये कथन है, होरी सोचता है। इसके पहले होरी और झिंगुर से संवाद होता है, जिसमें झिंगुरी सिंह कहता है कि ठीक है, अपना खेत बजाना चाहते हो तो हमसे कुछ कर्जे ले लो, कोई गहने वहने है तो रख दो गिरवी। तो होरी कहता है कि गहने तो है नहीं, तो ठीक है अपनी गाय ही रख दो। तो उसी दौरान ये सोचता है कि ये कर्ज वर्ज लेना ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा मेहमान है कर्ज की, एक बार आ गया तो कैसे जाता ही नहीं है। 30 रुपए की जगह लोग 100 रुपए वसूली करें, तो इसलिए ये सोच रहा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दारुण व्यथा और आघात से उसके जड़ हो गए मस्तिष्क में केवल एक ही बात स्पष्ट थी, वेश्या स्वतंत्र नारी है। परतंत्र होने के कारण उसके लिए कहीं शरण और स्थान नहीं। दासी होकर वह परतंत्र हो गई। दारा का मस्तिष्क झुंझला उठा। वह स्वतंत्र थी ही कब? अपनी संतान को पा सकने की स्वतंत्रता के लिए ही उसने दासत्व स्वीकार किया। अपना शरीर बेचकर उसके इच्छा को स्वतंत्र रखना चाहा, परंतु स्वतंत्रता मिली कहाँ? कुलनारी के लिए स्वतंत्रता कहाँ? यह कथन दिव्या उपन्यास से लिया गया, जिसमें स्वयं इसकी जो पात्र दिव्या है वह सोच रही है। यह उस समय का कथन है जब उसके बेटे जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसे कहीं कोई और वह वापस अपने जो
मालिक है जिसने उसे दास बनाया, वह वापस उसके यहाँ नहीं जाना चाहती है। वह बौद्ध शरण में जाना चाहती है, परंतु बौद्ध संघ में भी उसे शरण नहीं मिलता। वहां भी कहा जाता है कि जो दास हैं वह मालिक की अनुमति के बिना उसे नहीं शरण में लिया जा सकता। तो इसलिए उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक ही बात चल रहा था। जब उसने दिव्या ने तर्क दिया कि आम्रपाली को तो मिला था, तो उसने तो बौद्ध धर्म के लोगों ने बताया कि वह वेश्या थी और वेश्या स्वतंत्र नारी थी। तो इसलिए उसके दिमाग में यही बातें चल रही कि वेश्या स्वतंत्र नारी थी। तो बस वो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने हिंदी में पहली बार गांव और कृषक जीवन को अपने उपन्यास लेखन का केंद्रीय विषय बनाया। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की उक्ति औपन्यासिक दृष्टि की सांस्कृतिक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। अभी जो हमने गोदान पे चर्चा किया था वही इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, महाभोज उपन्यास को क्या एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास का दर्जा दिया जा सकता है? उपन्यास में चित्रित पात्रों के आधार पर समीक्षा कीजिए। 15 नंबर का सवाल है। ये जो आपका सवाल पूछा गया है, इस पे तो दो बातें। पहले तो एक पात्र के बारे में बताइए, फिर उसमें इसके जो प्रमुख पात्र है विशेषर है, और जिसको विश्व भी कहा गया है, बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा, रुकमा है जो बिंदा की पत्नी है, दास साहब है जो मुख्यमंत्री है, और उसके अलावा जोरावर है जो गांव का एक दबंग व्यक्ति है, उसी ने विशेषर की हत्या करवा दी है। और सुकुल बाबू है जो विपक्ष के नेता है। एक दत्ता बाबू है जो मसाला समाचार पत्र के संपादक है। और इसमें हम देख रहे हैं ये उपन्यास की इस महाभोज की रचना मनु भंडारी ने 1979 में की थी। उस समय, उससे पहले 1977 में भारत में आपातकाल, इंदिरा गांधी का शासन था और भारत में आपातकाल लगा था। और यह जो महाभोज उपन्यास का जो ताना बाना है उत्तर प्रदेश का सिरोहा गांव को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द बुना गया है, जहाँ की सिरोहा गांव में एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने वाली है। और और इस उपन्यास का प्रारंभ में ही एक विशेषण नाम का एक व्यक्ति है जिसकी लाश लावारिस पुलिया पे पड़ी हुई है और गिद्ध उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। लावारिस इसलिए है, उस लावारिस तो लाश है पर वह लावारिस नहीं, क्योंकि उसकी माँ और बाप सब है। परंतु ये पूरे घटनाक्रम में विशु की हत्या क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि कुछ दिन पहले सिरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना हुई थी और विशेषर को कुछ साक्ष्य ऐसे हाथ लगे थे जिसको लेकर वह दिल्ली के सक्षम अधिकारियों के पास को जाने वाला था, जहां उसे लग रहा था कि उसे हरिजन बस्ती के लोगों को न्याय मिलेगा। परंतु इससे पहले ही जोरा दास साहब के संकेत पाकर जोरावर ने 2 लोगों को भेजकर उसके चाय में जहर मिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और विशु की मृत्यु के बाद उसका जो दोस्त है बिंदा, वह उस प्रतिरोध को जिंदा रखता है, परंतु उपन्यास के अंत में उसे भी किसी राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाकर उसे भी जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और इस सब का तहकीकात करने के लिए जो पुलिस डा साहब ने जिस पुलिस अधीक्षक सक्सेना को नियुक्त किया था, उन्हें भी अंत में सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो इस घटना पे लिए पाप पोती नहीं कर पाते, तो इसलिए। और जो डीआईजी साहब है उनको आईजी बना दिया, डीआईजी सिन्हा है उनको आईजी बना दिया जाता है, क्योंकि वो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं दास साहब हैं, वो यद्यपि कोई, देखिए यहाँ पे है कि दास साहब हैं जो यद्यपि कोई अपराध नहीं करते, परंतु वो जो अपराधियों को बचाने का अपराध करते हैं और वे नियम कानून की आड़ लेकर वह सिद्धांतों का मुखौटा भी पहने रहते हैं। तो यही उनकी रूप है।
नेक्स्ट है 2015 के सवाल है। इसमें जो पहला जो प्रश्न पत्र एक है उसका खंड खा के सवाल है। झूठा सच महाकाव्योचित औदात्य से संपन्न उपन्यास है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये झूठा सच यशपाल का उपन्यास प्रमुख उपन्यास है जिसके दो खंड है। एक है देश और एक में विभाजन और एक दूसरे में है देश और उसका भविष्य। तो जो पहले खंड है उसमें आजादी के समय देश में कैसे हालात थे, हालात क्या थे और किन हालातों के कारण किन हालातों के कारण विभाजन अत्यावश्यक हो गया, और उसके बाद विस्थापन में क्या क्या समस्याएं आए, कैसे चलते हुए काफिलों से मतलब अगर जो जो औरतें पाकिस्तान की तरफ से भारत में आ रही थी तो वहाँ के मर्द अपने मनपसंद, अपने गली मोहल्ले के मनपसंद औरतों को उस भीड़ से उठा कर अपने घर में रख रहे थे, और बाद में एक अलग तरह की ऐसी ऐसी पारिवारिक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसमें उन औरतों को वो हर चीज को स्वीकार करना पड़ता है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो एक हिंदू औरत है, अगर उसे मुसलमान ने जबरदस्ती निकाह कर लिया है तो अब उसी को अपना पति मानकर अपना अपने आगे की जिंदगी जीती है। तो ये सारी चीजों का वर्णन उसमें एक एक परत दर परत यशपाल ने खोलने का प्रयास किया है। इसके बाद देश और उसका भविष्य में जो विस्थापित पाकिस्तान से भारत आए वो कहाँ बसे, उनके साथ क्या क्या समस्या हुई, तो ये सारी चीजों का वो उसमें विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा किया। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न पत्र 2 खंड का, स्थापित चिबुक की चमत्कारिक औषधि और कांधारी फलों के रस से शरीर में शीघ्र ही रस वृद्धि होकर पृथुसेन की प्राण शक्ति सामर्थ्य अनुभव करने लगी। उसी अनुपात में दिव्या की स्मृति और उसके लिए व्याकुलता का वेग बढ़ने लगा। जीवन का पासा फेंक कर प्राप्त की हुई सफलता दिव्या के अभाव में उसे निस्सार लग रहा था। तो यह कथन भी यशपाल कृत दिव्या से लिया गया, जिसमें पृथुसेन सोचता है वह ये उस समय की घटना का कथन है जब वह मागधों से लड़ने के लिए गया हुआ है, और जब वो घायल भी हो जाता है, जब उसे होश आता है तो उसे दिव्या याद आने लगती है। उससे पहले वो दिव्या से अत्यंत सानिध्य स्थापित कर चुका था, शारीरिक संबंध भी बना चुका था, तो इसलिए दिव्या की स्मृति उसके अंतर्मन में रच बस गई थी। तो इसलिए उसे जब होश आया तो वो दिव्या के विषय में ही सोचने लगा। नेक्स्ट जो इसमें सवाल है, होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी, मुख पर तेज आ गया। यह कथा यह होरी उसमें प्रसन्न है जब गोबर है रूपा होरी जब रूपा अपनी छोटी बेटी रूपा का शादी अपने उम्र के राम सेवक से कर देता है, तो वह उसे ऐसा लगता है जैसे सारे गांव के लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसको चीची कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में जब उसका बेटा है जो उसका साथ देता है, उसका गोबर है, कहता है कि नहीं पिताजी आप इसमें क्या कर सकते थे, ऐसे हालात ही बन गए थे, परंतु हाँ राम सेवक के पैसे उनको वापस कर देने चाहिए। और कई तरह की संतावना देता है गोबर, तो इस कारण वह होरी है जो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नेक्स्ट जो सवाल है, दिव्या उपन्यास देश की गौरव गाथा मात्र नहीं अपितु आगे की दिशा भी तलाशती है, इस पर विचार प्रस्तुत कीजिए।
दिव्या उपन्यास में एक तरफ ऐसे उपन्यास का प्रारंभ ही सागल में एक मधु पर्व से होता है, जिसमें जो सागल की नर्तकी है पिछले 2 वर्षों के बाद आज इस उत्सव में सम्मिलित होने आई है अपने शिष्यों के दल बल के साथ। तो वहां पे इस गौरव गाथा है। इसके अलावा फिर मथुरा में मथुरा की और मगध में मगध का गौरव गाथा का वर्णन किया है, चर्चा किया गया। परंतु केवल उतना ही मात्र नहीं है, इसके अलावा आगे की दिशा तलाशती है। मतलब इसमें जो इसमें नारी स्वतंत्रता की बात की गई है, चाहे वो सीरो के माध्यम से हो, पृथुसेन की पत्नी सीरो के माध्यम से या दिव्या के माध्यम से। मारिस है चार्वाक दर्शन का समर्थक, इस सब के माध्यम से यशपाल ने नारी स्वतंत्रता के समर्थन में बात की। सीरो कहती है, सीरो अपने पति पृथुसेन से कहती है कि मैं तुम्हारी कृतदासी नहीं हूँ कि तुम जो कहोगे मैं सुनूंगी। जैसे तुम्हारे भोग लिप्सा को पूर्ण करने के लिए इतनी सारी दासियां लगी हुई है, तो मेरे लिए भी तुम कोई इकलौते पुरुष नहीं हो कि मैं तुम्हारे नाम की बैठी रहूं घर में। मेरे लिए भी तुम्हारे जैसे हजारों पुरुष थे। तो यहाँ पे नारी स्वतंत्रता की घोषणा है। इसके अलावा दिव्या जो एक तरफ तो वो स्वतंत्र होने के लिए ही वैश्या बनना चाहती है, परंतु जब मारिस उसे समझाता है कि नहीं, वैसे भी कोई स्वतंत्र नहीं है, वह जनपद के भोग जो कुल नारी है जो एक के भोग की वस्तु है, तो वह जनपद के भोग की वस्तु बन जाती है। तो वह अंत में मारिस को ही अपना पति मान लेती है और उसी के साथ अपना जीवन का निर्वाह करती है। नेक्स्ट जो सवाल है, तो ये नारी स्वतंत्रता के अलावा इसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर भी कटाक्ष किया गया है और उसके भी समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट जो सवाल है, आंचलिक उपन्यास के रूप में मैलांचल का मूल्यांकन कीजिए 15 नंबर। और इस उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखक ने कहा है कि यह है मेरीगंज, पूर्णिया के पास एक मेरीगंज, उसके बारे में चर्चा किया गया। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसमें 12 वर्ण का मतलब वर्ण के लोग रहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। इसमें जो जाति है, जितनी जाति है उतने टोलियां बटी है। तत्मा टोली है, दुसाध टोली, यादव टोली, इस तरह की टोलियां बटी हुई है। और इसके अलावा जातियां इतनी ज्यादा इसमें घर कर गई है कि उपन्यास एक जगह पे बलदेव सोचते हैं कि वह भी अपना पुरैनिया अपने गांव में चला जाए और वह भी अपने गांव में जाकर अपनी जाति के लोगों के साथ रहे। इसके अलावा जितने जाति है उतने तरह के लीडर हैं। जैसे जो बड़े तहसीलदार बाबू हैं, वो कांग्रेस के बड़े लीडर बन गए हैं, 500 के पे करने वाले मेंबर। उसके अलावा गांव के लोगों को कांग्रेस का चमनिया मेंबर बनाया जाता है। उसके अलावा कालीचरण है जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है और उसके विचारधारा का प्रचार प्रसार अपने गांव में करता है। वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, इस तरह का। और यानी कि इसमें एक तो जातिगत चीजें हैं, उसके अलावा राजनीति भी है। जो बावन दास है उसको लगता है कि यहाँ पे इस गांव में इतनी ज्यादा जातियां हैं कि सारे लोगों को, सारे कांग्रेसियों को अपने टोपी पर लिखवा लेना चाहिए कि भूमिहार ये कौन है, जो भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, ये सब है। उसके अलावा जो उसके अलावा ये होता है कि तो उसके अलावा और क्या होता है कि चलिए ठीक है। इसके अलावा मतलब कांग्रेस का इस कदर पतन हो जाता है, कांग्रेस का पतन हो जाता है कि गांधीवादी विचारधारा के जो समर्थक बावन दास है उसकी हत्या करवा दी जाती है। और एक जुआ कंपनी चलाने वाला और लड़कियों की तस्करी करने वाला एक आदमी है, दुलारचंद कपारी, वही कठा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी बन जाता है। तो कांग्रेस किस हद तक गिर गई है ये भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। इसके अलावा स्त्री पुरुष संबंधों का उन्मुक्त चर्चा,
और उन्मुक्त संबंधों की भी चर्चा इस उपन्यास में है। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक राजनीतिक उपन्यास के रूप में महाभोज का विश्लेषण कीजिए, जिसका कि हमने ऑलरेडी 2016 और 17 के में कर वाले क्वेश्चन में कर लिया है। सो थैंक यू। मुझे ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।